एक अच्छा क्वेश्चन है कि जब एक्सपेंशन होती है ना तो हम वर्क डन में पॉजिटिव ले रहा हूँ और कंप्रेशन हो रही तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैंने इसको एग्जांपल ऐसे रखा कि माइंड में अगर कंप्रेस रखो चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर आपका वर्क डन, ठीक है, तो यानी वर्क डन पॉजिटिव है, कि केमिस्ट्री की बात है। और अगर एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम में, डेल्टा भी पॉजिटिव है, तो माइनस पी डेल्टा भी में जब लिखेंगे तो वर्क डन भी नेगेटिव ही आएगा। इन उसमें अगर नेगेटिव है तो बाय द सिस्टम है केमिस्ट्री में, मैंने ब्लैक पेंसिल का, और फिजिक्स में वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है और ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव, और जब एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव है, कंप्रेशन हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव है। हमने इसको एक फॉर्मूला दिया, फी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी चेंज हो रहा है। तो मान लो अगर मैं डेल्टा वी के साथ साथ पी डेल्टा वी ये भी होता है एन आर डेल्टा टी, मान लो हमने एन आर कॉन्स्टेंट कर दिया और सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया, तो उसको क्या हम लिख सकते हैं, हम डब्ल्यू को माइनस आर एन आर डेल्टा टी। और मान लो मैंने टेम्परेचर सेम रख दिया, आर सेम में होता है, तो मोल चेंज कर दिया तो उसको होता है माइनस डेल्टा एन जी, मोल्स ऑफ गैस ही लेंगे हम यहाँ पे, डेल्टा एन जी आर टी। और यहाँ पे हम क्वेश्चन कराया ऐसा नहीं कि कैसे होता है डेल्टा एन जी, तो सिर्फ हमें गैस गैस लेने हैं, सॉलिड्स लिक्विड को नहीं लेने, क्योंकि उनका वॉल्यूम चेंज बहुत ही ना के बराबर होता है। तो जब हमने गैस लिया, गैस गैस में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे 2 मोल्स थे, एन पी इक्वल टू 2, और एन आर कितने थे, 1+3 4। तो पी टू पी माइनस आर डेल्टा मतलब चेंज क्या होगा, पी माइनस आर 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या है 2 आ गया, माइनस 2 है, 2 लिखेंगे शायद, माइनस 2 लिखेंगे मेरे ख्याल से, तो हम माइनस 2 है इधर। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें गैस से लिक्विड में हुआ, तो गैस से लिक्विड क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, और तो उसमें वक्त क्या आएगा, नेगेटिव होगा, यानी कि बाय द सिस्टम होगा। और सॉलिड से गैस में हुआ तो एक्सपेंशन हुई, तो वो हो गया H2O की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया सॉलिड से गैस में एक्सपेंशन हुई। तो एक्सपेंशन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन बाय नेगेटिव, यानी बाय द सिस्टम में ऊपर पॉजिटिव आता है, कंप्रेशन में पॉजिटिव आता है, गैस टू लिक्विड पॉजिटिव ऑन द सिस्टम। इसमें ध्यान रखना है, अगर लिक्विड से हम सॉलिड जा रहे हैं, H2O है हमारे पास, तो सॉलिड की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्पेस घेरता है, तुम्हें पता है, एक्सपेरिमेंटल है चीज़, CSU3। और CSU3 सॉलिड से अगर सॉलिड और गैस में बन रहा है, तो सॉलिड से अगर गैस में बन रहा है तो एक्सपेंशन, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन हमें बताया यहाँ पे कि वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी, जो पी है ना, ये पी एक्सटर्नल है, यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया होता है, और ये सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, सर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक जरिया है, सिस्टम सराउंडिंग में एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। ओपन सिस्टम होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये गैस में भी कन्वर्ट हो गया तो मैटर चला गया बाहर और हीट तो हो ही रही है। क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होता, एक्सचेंज हीट और एक्सचेंज होती है, और आइसोलेटेड में परफेक्टली वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन थर्मल इसका एग्जाम्पल है। सराउंडिंग और सिस्टम में डिफरेंस कैसे करेंगे, बोल सकते हैं डिफरेंस कैसे बताओगे, तो जो हम कंसिडरेशन में लेते हैं ना वो सिस्टम होता है वैसे तो, लेकिन हम बाउंड्री से डिसाइड करते हैं कि हम बॉक्स के जो अंदर लिए हमने सिस्टम मान लिया, जैसे गैस ले लिया और उसकी बाउंड्री का एरिया जितना जहाँ तक है, जो उसके बाहर की चीज़ ले ली वो सराउंडिंग है, बस सिंपल सी चीज़ें। और वेल स्टॉप्ड फ्लास्क कंटेनिंग क्यूब्स, मतलब एक थर्मस फ्लास्क में हमने क्यूब्स डाल दिए, तो उसको कौन सा एग्जाम्पल होता है आइसोलेटेड, क्योंकि उसकी ठंड अंदर ही रहेगी, कोई एनर्जी का ट्रांसफर और उसका पास ट्रांसफर मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से सील्ड पे, तो मैटर तो वैसे नहीं होगा, और वो थर्मस है इसलिए तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, वो क्या बताया मैंने। नाइदर मेस नॉर एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम में AFMC का क्वेश्चन है। हमारी बॉडी को ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, कॉमन सेंस की बात थी मेरी, क्योंकि हम मैटर बाहर को ले जा रहे हैं, सांस बाहर जा रही है आ रही है, और हीट भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यस स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन बाय, मतलब जो भी स्टेट है सिस्टम का, कि वो स्टेट में, तो हम 4 चीज़ों से डिटरमाइन करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। जैसे तुम्हारी एक्स को, चलो एक्स को छोड़ते हैं, तुम्हारी वाई है, उसका तुम फैमिली, प्लेस, कहाँ रहती है, वो क्या करती है, मतलब क्या है उसका नेचर, और क्या करती है, तो नहीं लिखा मैंने, कुछ और लिखा है यहाँ पे, पर कपड़े, हाँ कपड़े, फैमिली, प्लेस, नेचर कैसा है उसका, कुछ लोग कपड़े से कर लेते हैं तो उसकी से लिखा, और अगर हमें सिर्फ 3 चाहिए तो चौथा हम निकाल लेते हैं कैसे, पी इक्वल टू एन आर टी से, और इसमें 1/12 होता है शायद, हाँ 1/12 ये लोगों में। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें मैटर का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब मैटर का एक्सचेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अगर मैंने मास वॉल्यूम है, मतलब अगर मैंने मैटर चेंज कर दिया, वॉल्यूम मैंने निकाल ली वहाँ से इस तरफ को कर दी, तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मास मैंने चेंज कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी, और जितनी भी एनर्जी हो सारी एक्सटेंसिव एनर्जी है, जैसे इंटरनल एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होता है, जैसे मैं मैंने कुछ ले लिया 30 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया मैंने, कुछ सब्सटेंस आइडल गैस ले लिया मतलब, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, मेरे को 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस पर उसको टेम्परेचर ले जाना है, तो मैं कितनी हीट दूंगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए जितनी आपको हीट चाहिए होती है
होता है हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो 20 ग्राम हीट है, ये 10 ग्राम थी, अगर 20 ग्राम आइडियल गैस है तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगी हीट कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि 20 ग्राम है तो ये चेंज होगी, मेटेरियल के चेंज होने से इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। वैसे अगर 20 ग्राम 10 ग्राम मास तो वैसे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी वैसे चेंज हो जाएगी। भाई मैंने आइस ले ली 20 ग्राम 250 ग्राम, तो वो वैसे हिसाब से चेंज हो जाएगा, एनर्जी भी सारी चेंज हो जाती है। जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जो हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एक्सटेंसिव भी होता है, लेकिन इनका डिवीजन एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव होता है, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो ये डेंसिटी चेंज नहीं होती है, चाहे आप उसको आइस को कहीं भी रख लो उसकी डेंसिटी सेम ही है, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव, और इंटेंसिव का एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर, जितनी कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, ई नॉट ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, पीएच, ई नॉट ऑफ सेल, डेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे मान लो टेम्परेचर है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस में मैंने बीच में पार्ट कर दिया, ये 30 ग्राम था तो 15 ग्राम हो गया, मैटर चेंज हो गया, लेकिन प्रॉपर्टी वही है। मैटर चेंज की बात है, अगर मैटर चेंज हुआ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसमें हीट कैपेसिटी, एनर्जी, मास, वॉल्यूम आते हैं, और उनके अलावा जितने भी हैं यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, उनमें हमने मैटर चेंज कर दिया, 15 ग्राम ले लिया, लेकिन टेम्परेचर सेम ही रहा। तो एक्सटेंसिव बाय इंटेंसिव एक्सटेंसिव होता है, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है, और इंटेंसिव बाय इंटेंसिव इंटेंसिव होता है। और अगर एक्सटेंसिव इस तरफ है उसको प्लस माइनस में आगे कुछ तो वो भी एक्सटेंसिव होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल सारे प्रूफ दिए हैं इसके कि पीएच क्यों है, क्योंकि कंसंट्रेशन है, इसलिए भी इंटेंसिव टू इंटेंसिव इंटेंसिव के इक्वल होगा। और इंटेंसिव बाय इंटेंसिव कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन, इंटेंसिव बाय इंटेंसिव भी इंटेंसिव होता है, लेकिन एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है। तो जितनी भी एनर्जी एक्सटेंसिव है, बट उनको जूल के जब हम जूल पर केजी के जैसे काइनेटिक एनर्जी है, उसको डिवाइडेड बाय मोल कर दूँ, जी डिवाइडेड बाय ग्राम कर दूँ, डिवाइडेड बाय किलोग्राम कर दूँ, लीटर कर दूँ, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं यार, मोल जो चेंज हो जाता है एक्सटेंसिव है। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव है, जितनी भी एनर्जी है वो एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर मैं डिवाइडेड बाय मोल कर दूँ तो इंटेंसिव हो जाता है। तो उल्टा चल रहा है, ठीक है। पर एक तरह से वैसे भी सोच सकते हो कि मोल चेंज होता है मास चेंज होने पर, मास चेंज हुआ तो मोल तो चेंज होंगे भाई। तो मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, क्योंकि मोल और मोल फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा। मोलैरिटी चेंज नहीं होती, मोलैरिटी चेंज नहीं होती। मोलैरिटी होती क्या होती है, एक्सटेंसिव मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये दोनों एक्सटेंसिव है। और नीचे होता है मोल्स डिवाइडेड बाय मास, दोनों एक्सटेंसिव है, इसलिए मोलैरिटी इंटेंसिव होती है। प्रेशर कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया, जब जितना ज़्यादा मैटर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, एरिया ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ है तो उसका एरिया ज़्यादा होगा। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव, तो प्रेशर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव, तो उनकी यूनिट होती है जूल, लेकिन अगर जूल की जगह जूल पर केजी जूल पर मोल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मैटर चेंज करने पर वो चेंज नहीं होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी पर मोल वो चेंज नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में इनकी इंपॉर्टेंस पड़ेगी जब मोल लेंगे वो शायद। बाकी यहाँ पर एक और रिविजन डाल रहा हूँ तो अच्छी बात है। तो बॉइलिंग पॉइंट, पीएच और ईएमएफ ऑफ सेल ये इंटेंसिव है, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी इसमें और दे दिया, जिसमें एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है, सरफेस टेंशन इंटेंसिव है। एक्स एंड वाई अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो एक्स बाय वाई इंटेंसिव होगा। स्टेट कोएफिशिएंट होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शायद, गिव्स फ्री एनर्जी और प्रेशर शायद एक्सेट्रा। और ये पार्ट पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन जो पाथ फंक्शन है नाम से बता दो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। अगर ये तीन याद रखना, इनके अलावा सारे स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन में अगर स्मॉल चेंज लिखा जाए तो डी लिखते हैं, जिसको हम शायद डेल्टा बोलते हैं, नहीं डेल्टा नीचे वाले को बोलेंगे। पाथ फंक्शन में अगर छोटा है तो डेल्टा होता है, और इसमें डी लिखेंगे डिफरेंशिएशन वाला। और स्टेट फंक्शन में अगर लार्ज डिफरेंस है तो डेल्टा लिखते हैं, और अगर पाथ फंक्शन में लार्ज डिफरेंस है तो कोई साइन नहीं होता, कई बुक्स में डाल देते हैं वैसे तो, बट होता नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें वायलेट करेगा वैसे उसमें। तो मतलब आप ना लिखो तो मतलब क्यू माइनस डब्ल्यू लिखा है तो डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू भी है एक तरह से, डी पी हो गया, डी पी हो गया, एग्जाम्पल दिया ऐसे लिखे। नॉट अ स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है, तो हमें सिर्फ पाथ फंक्शन याद करने हैं, वर्क और एनर्जी और हीट कैपेसिटी, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। तो एनर्जी नहीं है, ठीक है, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, एनर्जी नहीं है पाथ फंक्शन सिर्फ वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे वर्क आ गया तो वो हीट एंड कैपेसिटी वर्क फंक्शन तो हो गया। आइसोथर्मल में होता है कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, कि हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे उसने स्टेट चेंज कर दी अपनी, और उस स्टीम ज़्यादा चुभती है। मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस होता है, बॉइलिंग ऑफ सब्सटेंस होता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि एक टेम्परेचर पे एकदम से वो चेंज हो गया, लिक्विड से गैस, उन्होंने स्टेट चेंज कर दिया लेकिन टेम्परेचर सेम रहा। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट सेम रहती है, हीट नो ट्रांसफर सेम, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होती, बाहर नहीं जाती कहीं एडियाबैटिक में। डेल्टा क्यू लिख सकते थे लेकिन मैंने क्यू लिखा है क्योंकि ये एक पाथ फंक्शन है हीट, हाँ। तो
एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, अगर कंप्रेशन हुआ है तो नेगेटिव होती है, ये उल्टा है उस चीज़ का वर्क आके, है ना। और अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है, जो कंप्रेशन होता है ना, वो इसका मतलब गैस ठंडी हो जाएगी, जो अंडर टायर के अंदर अगर गर्म हवा है तो उसको टाइम नहीं मिला बाहर से कंट्रैक्ट करने का, तो एकदम से उसका हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, इसलिए वो फट जाता है, तो वो कंप्रेस हो गया। नहीं, गैस भी तो ठंडी होगी फिर जब वो अंदर वाली थी बाहर वाली। तो वो एग्जांपल है कि नेगेटिव का डेल्टा टी इक्वल टू नेगेटिव होता है, उसमें चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव देना पड़ेगा अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं है, अगर कंप्रेशन है और हीट ट्रांसफ़र नहीं है तो डेल्टा टी नेगेटिव है। एडियाबैटिक प्रेशर में अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो गैस विल बी हीटेड अप, डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है यानी कि टी फाइनल ज़्यादा है और बाहर की गर्मी ज़्यादा थी, टायर ठंडा था, तब तो नहीं फटेगा भाई, श्रिंक हो जाएगा। पर यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलते हैं उसको, उल्टा है वर्क का, ठीक है। कंप्रेशन में डेल्टा टी नेगेटिव, एडियाबैटिक में डेल्टा टी पॉजिटिव, वहाँ पे कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव होता है, यहाँ पे डेल्टा टी नेगेटिव होता है, तो ऐसे समझ लो कुछ। आइसोकोरिक होता है, वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, डेल्टा जो में क्लोज्ड वेसल है ना, तो सारे आइसोकोरिक में आइसोबैरिक में पी सेम होता है, जैसे ओपन वेसल है वो पी ऑटोमेटिक लग रहा होगा। सेकेंडरी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, तो ये तो उसका स्टेट फंक्शन कुछ जीरो ही हो गया ना। रिवर्सिबल प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिला आसपास की चीज़ों से खोलने में निकले। रिवर्सिबल बहुत स्लो होती हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, सिस्टम आर इन इक्वलिब्रियम विद ईच रिवर्सल में हर वक्त क्यों धीरे धीरे से नीचे करा तो प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, का धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब स्लोली जैसे मैंने सेंड कर लिया, मैंने एकदम से नीचे कर दिया तो ये रिवर्सिबल है, क्योंकि वो बिल्कुल फंस गया वहाँ पे जाके फिर फिक्स हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल से समझ लो उसको, वो फास्ट या स्लो। तो प्रेसिंग नो हीट ट्रांसफर और लीव्स द सिस्टम इज टर्म्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। पीएमटी का क्वेश्चन था पंजाब केरला में। इंटरनल एनर्जी जितनी भी एनर्जी है अंदर की, उसको वो बोलते हैं, उनको इंटरनल एनर्जी होते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो के क्या होता है, जितनी भी अंदर की मूवमेंट है, जैसे वाइब्रेशन है, चाहे वो हिल रही हैं, चाहे ऐसे ऐसे घूम ही रही हैं, और पोटेंशियल एनर्जी होती है जो इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से, तो वो इंटरनल एनर्जी में जाता है। लेकिन आइडियल गैस में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो उसमें पी जीरो हो गया। तो फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। लेकिन अगर मान लो टेम्परेचर भी सेम हो गया, माइनस मतलब इसका फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, तो अगर वो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो फॉर आइडियल गैस। अगर मान लो नॉन आइडियल गैस है तो हम क्या करेंगे, तो उसमें अगर मान लो लिक्विड से गैस में चेंज हुई है तो उसकी इंटरनल एनर्जी तो डेल्टा टी जीरो है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, H2O की गैस में चेंज हो गया, तो डेल्टा वी इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। अगर आइडियल गैस नहीं है तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम का भी फंक्शन बन जाती है, तो डेल्टा भी जीरो नहीं है तो डेल्टा यू भी जीरो नहीं होगा फॉर आइडियल गैस, क्योंकि दोनों उसमें है, नॉन आइडियल गैस में वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों है। तो प्रॉपर्टीज कितनी क्या है कि इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है, आपको पता है कि सर्कुलर की एनर्जी एक्सटेंसिव स्टेट फंक्शन है, या क्योंकि पाथ फंक्शन सिर्फ 3 होते हैं, यूनिट इसकी जूल है, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है। स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा यू इसका जीरो होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डेल्टा यू जीरो हो गया, तो बन के 4.183 जूल होता है, वो जूल को आपको कन्वर्ट करना है। और रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो डेल्टा यू होता है यू प्रोडक्ट, क्योंकि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट, तो डेल्टा यू पॉजिटिव होता है क्योंकि यू प्रोडक्ट ज़्यादा बना, और अगर प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज़्यादा है तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा। यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी जूल जूल पर जी, और इसे स्टेट फंक्शन ऑफ पता है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड न्यूक्लियर एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियस के पास वाइब्रेशन एनर्जी वाइब्रेट कर रहा है, उसकी अपनी एनर्जी, रोटेट कर रहा है वो अपनी एनर्जी से, लेकिन कोई जैसे एनर्जी राइजिंग बाय ग्रेविटेशनल पुल, तो कोई इसको खींच रहा है तो कोई और उसको खींच रहा है, उसकी अपनी एनर्जी नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी में ग्रेविटेशन पुल नहीं आता। और यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है तो इसकी इंटरनल एनर्जी सबकी क्या होगी, जीरो होगी सबकी। ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट इसमें सेम हो गया साइक्लिक प्रोसेस में। तो हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स। स्मॉल चेंज को हम डेल्टा क्यू लिखते हैं और बड़ी चेंज को हम कुछ नहीं लिखते हैं, कि हीट वर्क और हीट कैपेसिटी को हम डेल्टा में ले जाते हैं। और वैसे डेल्टा वाला ये भी डेल्टा, ये शायद जूल और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है हीट। यस, हीटिंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की एनर्जी एक्सटेंसिव है, ठीक है, क्योंकि जूल में, हाँ, क्योंकि इसकी यूनिट जूल है ना, तो एक्सटेंसिव है। लेकिन अगर पर मोल पर ग्राम पर किलोग्राम आ गया तो उसको इंटेंसिव बोल देंगे। और जब हम बोलेंगे कि हीट से एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने तो हम उसको क्यू लेंगे पॉजिटिव, अगर हीट रिलीज किया तो हम क्यू लेंगे नेगेटिव। तो कैसे सिस्टम में एग्जाम्पल लिया तो उसका क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, हीट एब्जॉर्ब सिस्टम का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जिसमें एस एस स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी है टी फाइनल
मतलब गर्मी लेने से पहले वो कितना था मालूम नहीं, यहाँ पे हीट दी थी तो गर्मी लेने से पहले कितना था वो है, गर्मी के बाद है, हाँ गर्मी के बाद है भाई, गर्मी के बाद के साथ वो डिवाइडेड है, मतलब डिवाइड नहीं सॉरी माइनस T1 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था उसका, क्योंकि उस वक्त तो ठंडा था। स्पेसिफिक हीट होती है 1 ग्राम को, जैसे 300 ग्राम है 400 ग्राम है, सिर्फ 1 ग्राम को 300 ग्राम है तो उसमें 1 ग्राम को का टी बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। और इसमें डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा सी होता है, क्योंकि T2 - T1 करो 29 - 28 मान लो उसको फाइनल है, क्योंकि 28 था मान लो उसको टेम्परेचर 29 करना है, सिर्फ 1 ग्राम का, तो 1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा 21 डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर उसको हम कैलविन में देखें तो 273 प्लस 29 कितना हुआ 302, 273 प्लस 29 9 3 12 302 और 28 क्या हुआ 301, तो 1 कैलविन 1 डिग्री सेल्सियस डेल्टा के डेल्टा सी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे था सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, शायद उसको चेंज करता है और मैटर चेंज करने की कैपेसिटी ऑब्वियसली चेंज होती है, क्योंकि कुछ और करना होता है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को है तो डिवाइडेड बाय मास हो जाता है शायद, है ना। तो सिर्फ 1 ग्राम को तो शायद 400 ग्राम दिया है 700 ग्राम दिया है तो नहीं होगा। तो वॉल्यूम इज गैस रिड्यूस टू हाफ, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होगा, तो क्यू इक्वल एम एस डेल्टा टी होता है। इसमें तो कोई वॉल्यूम दिख रही है क्या, नहीं, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने तो ऐसा किया, बाकी सब ने कुछ वो क्या कि हमें सिर्फ 1 ग्राम की बढ़ानी होती है, तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज भी करते हो तो हमें सिर्फ 1 ग्राम तक तब भी हमें 1 ग्राम का देखना है, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम रहेगी। तो डेल्टा टी होता है 0 आइसोथर्मल में एम एस डेल्टा टी। तो आइसोथर्मल में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो इन्फिनिटी चल जाएगी, क्योंकि एस क्या होता है क्यू बाय एम डेल्टा टी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी हुआ ना, तो एस क्या होगा क्यू बाय एम डेल्टा टी। डेल्टा टी आइसोथर्मल में 0 हो गया तो एस होगी इन्फिनिटी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, मैंने भी कि उसमें ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस इन्फिनिटी, तो इसमें बस क्यू इक्वल टू स्पेसिफिक कैपेसिटी आते ही क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लगा देना। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू 0 होता है तो एस भी 0 ही हो गया। व्हेन फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस इन अ सिस्टम इज डिपेंडेंट है, जैसे फ्रीज हुआ लिक्विड तो उसने हीट रिलीज की होगी, तो क्यू उसका क्या होगा डेल्टा क्यू, क्यू डेल्टा में लिखते हैं तो क्यू उसका क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि उसकी क्यू फाइनल उसका कम है, क्योंकि उसने रिलीज किया बाय द सिस्टम तो नेगेटिव लेंगे हम हीट को। बाकी हमने आगे का कर लिया।